एपिसोड 4 की शुरुआत में एक आदमी अपार्टमेंट से बाहर निकल कर आता है और उसके पीछे होमिन भी आती है जो काफी परेशान लग रही थी। वो उस आदमी के हाथ पर लगी चोट पर अपना रुमाल लगाती है और उसके चेहरे की तरफ देखती है जो हमें नहीं दिखाया जाता। होमिन की आंखों में काफी दर्द भरा था। कहानी प्रेजेंट में आती है और कोतेसोप मिस्टर चेमिन के साथ होता है जो कोमो फंड का ओनर था। चेमिन बताता है कि उसे नंबर 1 पे रहना पसंद है, इसीलिए उसने कोरिया की नंबर 1 लो फर्म ली एंड सीओ को हायर किया है। कोतेसोप कहता है हमारी लो फर्म भी टॉप 5 में आती है। तो चेमिन बताता है कि वो यूलिम के फाउंडर मिस्टर को का आसानमंद है, इसीलिए इस बार एक मौका यूलिम को देना चाहता है। ये सुनकर कोतेसोप कहता है आपका शुक्रिया सर, हम जी जान लगा देंगे। चेमिन कहता है पर उसकी एक कंडीशन है, क्योंकि ये उसका जाति मामला है तो वो चाहता है कि केस को सिर्फ पर्सनल लिटिगेशन लॉयर अटर्नी यून ही संभाले। ये सुनकर कोतेसोप हैरान होते हुए कहता है पर हमारे पास उससे भी बढ़िया लॉयर दो यून है। वैसे भी अटर्नी यून का ट्रैक रिकॉर्ड इतना अच्छा नहीं है। चेमिन कहता है मेरी जानकारी के मुताबिक उनका केस विन रेट काफी अच्छा है, तो अगर अटर्नी यून मेरा ये केस लेते हैं तो कोमो फंड की एसएमआर कंपनीज का इन्वेस्टमेंट यूलिम में लगाऊंगा, ना कि ली एंड सीओ में। चेमिन की डिमांड सुनने के बाद ये तीनों काफी टेंशन में होते हैं। उसके जाते ही दोयुन कहता है पर हमारे कहने पर यून केस क्यों लेगा। कोतेसोप कुछ देर सोचने के बाद कहता है मेरे पास एक आइडिया है, अगर किम जो कि मेरे डैड के राइट हैंड है वो खुद ये केस अटर्नी यून को दे तो शायद वो उसकी बात नहीं टालेगा। आगे यून मीटिंग रूम में जाता है जहाँ मिस्टर किम उसे बताते हैं कि हमारे लिए कोतेसोप कोमो फंड का एक केस लेकर आया है। कोतेसोप कहता है लाया नहीं हूँ, लेकर आने वाला हूँ। केस हमें तभी मिलेगा जब हमारे अटर्नी यून हमारी मदद के लिए राजी हो जाएंगे। तभी मिस्टर चेमिन अपना कार्ड देते हुए बोल पड़ता है कि आपके बारे में बहुत सुना है, और मिस्टर किम बताते हैं कि ये कोमो फंड के ओनर मिस्टर चेमिन है जो हमारे पास अपना पर्सनल केस लेकर आए हैं। मिस्टर किम उन्हें बेझिझक केस के बारे में बताने के लिए कहता है और चेमिन बताता है कि उसे किसी पर मानहानि का केस करना है। किम थोड़ा चौंकते हुए पूछता है लेकिन किस पे करना है, तो चेमिन जवाब देता है कि हाउसकीपर पे। किम पूछता है पर वजह क्या है बताएंगे, तो चेमिन पूरी बात बताने लगता है कि हाउसकीपर ने पुलिस में रिपोर्ट की है कि वो अपनी बच्ची को मारता पीटता है। मीडिया वालों को भी उसके पीछे लगा दिया है। हालांकि वो अपनी जान पहचान से इस झमेले से निकल तो गया, पर अब भी डरता है कि हाउसकीपर आगे और कोई मुसीबत खड़ी न कर दे। वो इस मामले को कोर्ट से बाहर या अंदर जैसे भी हो बिना मीडिया को पता चले खत्म करना चाहता है, क्योंकि मीडिया की एक गलत रिपोर्ट से कंपनी की रेपुटेशन खराब हो जाएगी। जुन पूछता है पर दूसरी पार्टी ने भी तो कुछ न कुछ सोच कर ये किया होगा, तो चेमिन बताता है कि हाउसकीपर के पास कुछ तस्वीरें हैं और वो अपने फोन में वही तस्वीरें यून को दिखाता है। यून हैरान होकर पूछता है पर ये उसने ली कैसे, तो चेमिन कहता है पता नहीं, शायद उसने मेकअप किया हो। आजकल तो मेकअप से चोट या घाव दिखा सकते हैं। मैं अपनी बेटी के साथ ज्यादा वक्त नहीं बिता पाता, लेकिन वो रोज उसके साथ रहती है तो वो चाहे तो कुछ भी कर सकती है। पहले मैंने सोचा था कुछ पैसे दे के मामला रफा दफा कर दूं, पर फिर एहसास हुआ कि कहीं इसे मेरा कबूलनामा न मान लिया जाए, इसलिए वो रास्ता भी बंद हो गया। मीटिंग के बाद ली जिन यून को बता रहा होता है कि कोमो फंड में कई बड़े इन्वेस्टर हैं, जिनमें से कई तो ऐसे भी हैं जिनके अंडरवर्ल्ड के साथ रिश्ते हैं। मतलब कि चेमिन इतना पावरफुल है कि मर्डर भी कर दे तो आसानी से बच निकलेगा। उसकी मीडिया में अच्छी इमेज को देखकर लगता तो नहीं है कि वो अपनी बेटी को मारता होगा। तभी यून के पास कॉल आता है और मिस्टर किम बताते हैं कि वो जो 500 मिलियन की रिटेनर फीस मांगी थी वो मिस्टर चेमिन ने मंजूर कर ली है। तो रकम थोड़ी ज्यादा है, पर उसने कहा अगर अटर्नी यून कह रहे हैं तो उसे कोई दिक्कत नहीं है। यून कहता है ठीक है, मैं केस पे काम करना शुरू करता हूँ। ये सुनकर लीजिन पूछता है क्या तू वाकई ये केस ले रहा है, और यून हाँ में जवाब देता है। अब लीजिन ये बातें अटर्नी यून को बताता है और वो चौंकते हुए कहती है पर यून तो कभी चाइल्ड अब्यूज, एनिमल अब्यूज या फिर डोमेस्टिक वायलेंस वाले केस नहीं लेते। लीजिन कहता है वो ही तो, हम दोनों जानते हैं बच्चों के मामले में कितना सख्त है वो। जानती हो इस केस से क्या होने वाला है, कोमो फंड अटर्नी कोतेसोप का क्लाइंट बन जाएगा और वो सेल्स के मामले में सीधा नंबर 1 बन जाएगा, और अगर ऐसा हो गया तो जिस कंपनी के फाउंडर उसके पापा है वो उसी का सीईओ बन जाएगा। सोचो फिर हमारा क्या होगा। तभी सेक्रेटरी आकर योन को बताती है कि कोई क्लाइंट बिना अपॉइंटमेंट के आ गया है जिसे डिवोर्स के बारे में बात करनी है, और वो क्लाइंट को देखने चली जाती है। इधर मीटिंग रूम में उसी डिवोर्स वाले क्लाइंट से मिस्टर किम बात कर रहे थे। तभी अटर्नी योन अंदर आती है और क्लाइंट को देखकर चौंकते हुए कहती है तुम यहाँ पे कैसे, जिसके बाद मिस्टर किम से कहती है कि मुझे इससे अकेले में बात करनी है, और किम बाहर चला आता है। किम थोड़ा टेंशन में था और लीजिन उसे पूछता है क्या हुआ, तो कहता है कि बीवी से भी ज्यादा मुझे इस औरत से डर लगता है। दरअसल अटर्नी योन उनकी जूनियर है, पर आज से कुछ साल पहले जब मिस्टर किम की केस विनिंग रेट बहुत ही ज्यादा खराब थी और उनकी हालत बिगड़ी हुई थी, तब अटर्नी योन उनकी जूनियर बन के आई और उन्हें आसमान की बुलंदियों तक पहुंचा दिया। इसीलिए वो उसकी हर बात मानते हैं, क्योंकि योन के बिना वो कुछ भी नहीं है। अब लिटिगेशन टीम की मीटिंग में युन बताता है कि इस पोहांग वाले केस में हमें वहां जाकर देखना होगा। लीजिन कहता है ठीक है, मैं ओसांग, हेयोन और चोई को लेकर कल ही पोहांग के लिए निकल जाता हूँ, लेकिन पोहांग के मेयर वाले केस की सुनवाई भी है तो हमें एक हफ्ते की ट्रिप पे जाना होगा। युन कहता है ठीक है, मैं समझ गया। तभी हेयोन दबी आवाज में होमिन से कहता है लगता है तुम ऑफिस में अकेले ही काम करोगी, और लीजिन उसे घुसर फुसर करने से मना करता है। लीजिन पूछता है ये कोमो फंड वाले केस पे काम शुरू करें, तो युन कहता है ठीक है, हाउसकीपर के साथ मीटिंग शेड्यूल करो।
करो। आगे होमिन अपना काम कर रही होती है और ली जिन आकर उसे बताता है कि ये मिस्टर चेमिन की हाउसकीपर का नंबर और पता है। अभी वो फोन नहीं उठा रही और मुझे 2 बजे कोर्ट जाना है, तो तुम जाकर उससे बात करो और पता करने की कोशिश करो कि वो चाहती क्या है। होमिन कहती है ठीक है मैं जाती हूँ, और वो उस एड्रेस पे निकल जाती है। वो लेडी इतनी ऊंचाई पे रहती है कि उसकी हालत खराब हो चुकी थी। फिर एक बूढ़ी औरत को पता पूछकर ऊंचाई पर चढ़ते हुए अंत में सही पते पर पहुंच जाती है। दरवाजा खटखटाती है और उस लेडी को बताती है कि वो यूलिम लॉ फर्म से आई है। होमिन उससे पूछताछ करने बैठ जाती है और हाउसकीपर बताने लगती है कि उसने ऐसा इसलिए किया क्योंकि चीजें बर्दाश्त के बाहर हो चुकी थी। जब भी वो उस दरिंदे चेमिन के घर जाती तो सबसे पहले उस बेचारी बच्ची के शरीर को देखती कि उस शैतान ने उसे कितना मारा है। होमिन पूछती है तस्वीरों के अलावा और भी कोई सबूत है क्या, तो वो नाम में जवाब देते हुए कहती है कि मैंने खुफिया कैमरा लगाने का सोचा था, पर मैं गरीब इतने पैसे कहां से लाती। होमिन पूछती है क्या आपने मिस्टर चेमिन को कभी उस बच्ची को मारते हुए देखा है, तो बताती है कि चेमिन ने कभी मेरे सामने बच्ची को नहीं मारा, पर जैसे ही चेमिन उसके सामने आता वो बेचारी डर के मेरे पीछे छुप जाती। फिर एक दिन जब हाउसकीपर हमेशा की तरह उसके घर गई तो बच्ची उसे अलमारी में बंद मिली। उस दरिंदे ने बेचारी बच्ची को बहुत मारा था और वो कांप रही थी। हाउसकीपर जब उसे अस्पताल लेकर जाने लगी तभी मिस्टर चेमिन एक डॉक्टर को लेकर आया। उसे डर था कि अस्पताल जाने से उसकी पोल खुल जाएगी, इसलिए अक्सर वो डॉक्टर उसका इलाज करने घर पे आता। होमिन उसकी बातें सुनकर काफी इमोशनल हो गई। वो लेडी बताती है कि पुलिस वाले सब मिले हुए हैं, कोई उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मैंने मीडिया को भी बताकर देखा पर कोई फायदा नहीं हुआ। होमिन पूछताछ के बाद वापस आकर कहती है मुझे तो लगता है हाउसकीपर की बातें बिल्कुल सही है। लीजिन कहता है इतना जल्दी फैसला मत लो, तो कहती है उसकी आंखों में सच्चाई दिख रही थी। लीजिन कहता है तो अब तुम आंखों में देख के केस को सुलझाओगी। जब लीजिन उसकी बात नहीं मानता तो यून को बताने लगती है, पर यून भी उसकी बातें नहीं सुनता और कहता है अब तुम जा सकती हो। ये सुनकर दुखी हो जाती है और लीजिन उसे बाहर लेकर जाता है। इसी बारे में सोच रही होती है कि तभी कोतेसोप उस पर चिल्लाते हुए आता है और कहता है जब ढंग से काम नहीं कर सकती तो कम से कम बिगाड़ तो मत। इतना हल्ला सुनकर लीजिन भी दौड़ कर आता और पूछता है क्या हुआ, तो वो उस पर भी चिल्लाते हुए कहता है अपनी जूनियर को संभाल नहीं सकता, होमिन को अकेले ही चेमिन की नौकरानी से मिलने तूने भेजा था, ये देख पढ़ इसको। लीजिन वो मैसेज पढ़ता है जो हाउसकीपर ने चेमिन को भेजा था, जिसमें लिखा था कि देखो तुम्हारी वकील मुझसे मिलकर गई है, अब तुम्हारा खेल खत्म। मैंने उसे सब कुछ बता दिया और उसने मुझसे वादा किया कि इन योंग को बचाएगी और तुम्हें जेल भिजवाएगी। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, अभी के अभी पैसे भेज। कोतिसोव कहता है मतलब क्लाइंट की पीठ में छुरा घोंपकर ऐसी औरत की मदद की जो सिर्फ पैसों के लिए ये सब कर रही है, सब के सब गंवार भरे पड़े हैं यहाँ। और इतना कह के वो चला जाता है। यून भी सब कुछ देख रहा था पर वो कुछ भी नहीं कहता। होमिन चुपचाप जाके छत पे खड़ी हो जाती है, वो काफी दुखी थी। तभी लीजिन आकर कहता है क्या हो गया मिस इमोशनल, इतनी सी बात पर घबरा गई। मुझे लगता है हाउसकीपर ने चेमिन का वॉलेट चोरी किया और उसके बाद उसकी महंगी घड़ियां भी बेच दी। फिर भी चेमिन ने उसे माफ कर दिया क्योंकि उसने उसकी बेटी का बहुत अच्छे से ख्याल रखा था और आखिर में वो चेमिन की तिजोरी तक पहुंच गई। फिर जब मिस्टर चेमिन ने उसे काम से निकाल दिया तो उसने अपनी सारी हदें पार कर दी। उसने उन्हें धमकी दी ये रिपोर्ट करने की कि वो अपनी बेटी को मारते हैं। लीजिन उसे कुछ डॉक्यूमेंट्स दिखाते हुए बताता है कि उसने हाउसकीपर का क्रिमिनल रिकॉर्ड चेक किया है, उसे धोखाधड़ी और चोरी की आदत है। तभी होमिन को भी याद आता है कि वहाँ से निकलते समय उस लेडी ने पूछा था कि कहीं चेमिन इस मामले से दिवालिया तो नहीं हो जाएगा क्योंकि उसे उससे कुछ पैसे लेने बाकी है। अब जाकर होमिन को समझ आता है कि उस लेडी ने उसको बाटली में उतारा था। शाम को वो हिम्मत करके जून के ऑफिस में जाती है और कहती है मैंने हाउसकीपर का क्रिमिनल रिकॉर्ड देख लिया है, मुझे माफ कर दीजिए, मैं कुछ ज्यादा ही इमोशनल हो गई, आइंदा ऐसी गलती नहीं होगी सर। जून कहता है कोई बात नहीं, पर चलो माना हाउसकीपर ने पहले धोखाधड़ी और चोरी की है, पर इसका मतलब ये नहीं कि मिस्टर चेमिन ने अपनी बेटी के साथ मारपीट नहीं की। अगर कोई बुरा दिखता है तो उसके इरादे नेक भी हो सकते हैं। दूसरी तरफ जो आदमी बाहर से नेक दिखता है वो भी तो बुरा हो सकता है। ये सुनकर होमिन कहती है जी मैं समझ गई और यहाँ से निकल जाती है। रात में यून मिस्टर चेमिन के घर जाता है और माफी मांगता है कि हमारे जूनियर्स ने ठीक से काम नहीं किया। चेमिन कहता है कोई बात नहीं, मुझे आप पर पूरा भरोसा है कि आप संभाल लेंगे। यून कहता है मुझे खाली हाथ आना अजीब लगा तो बच्ची के लिए गिफ्ट लेकर आया हूँ। गिफ्ट देखकर चेमिन अपनी डॉटर को बुलवाता है। जैसे ही वो आती है चेमिन को देखते ही नई हाउसकीपर के पीछे छिप जाती है। यह देखकर चेमिन बताता है कि वो थोड़ी शर्मिली है और अपनी डॉटर से कहता है बेटा पापा के दोस्त को हेलो कहो। जैसे ही वो हेलो कहती है यून के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। वो जल्दी से उसकी तरफ जाके उसके सर पे हाथ रखने की कोशिश करता है पर बच्ची डर जाती है। ये देखते ही यून का दिल टूट जाता है। वो बच्ची से कहता है देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लेकर आया हूँ। बच्ची गिफ्ट को ले लेती है और चेमिन चिल्लाता है। गिफ्ट लेने के बाद थैंक यू भी बोला जाता है। ये सुनकर बच्ची फिर से डर जाती है और यून का शुक्रिया करती है। अब हाउसकीपर बच्ची को वापस उसके रूम की तरफ ले जाती है। उसके जाते ही यून पूछता है वैसे उसकी माँ कहाँ है, तो चेमिन बताता है कि वो उसके बारे में बात नहीं करना चाहता। अगले दिन यून हाउसकीपर के साथ मीटिंग करता है और वो बताती है कि उसने पैसों के लिए यह सब नहीं किया। यून पूछता है फिर आपने मिस्टर चेमिन की तिजोरी से पैसे निकालने की कोशिश क्यों की। हाउसकीपर बताती है कि वो बच्ची को लेकर भाग रही थी पर उसके पास पैसे नहीं थे और जो तिजोरी हमेशा बंद रहती है वो उस दिन खुली, पर वो ये समझ नहीं पाई कि ये ट्रेप है। जैसे ही वो घर से बाहर निकली तो पुलिस ने उसे पकड़ लिया। ये सारी प्लानिंग इस दरिंदे की थी। यून कहता है इसके बाद भी आपने मेरे क्लाइंट से पैसे की डिमांड
डिमांड की, उन्हें ब्लैकमेल किया। हाउसकीपर बताती है कि उसने अपने ही पैसे मांगे थे, रोज कमाकर खाने वाली को इसने महीने की तनख्वाह तक नहीं दी थी। वहीं चेमिन उसकी बातें सुनकर हंस रहा था। यून कहता है, देखो आप पर मेरे क्लाइंट की मानहानि का दावा है, तो पिनल कोड के हिसाब से जो इंसान किसी दूसरे की बदनामी के इरादे से झूठे सबूतों को मीडिया में फैलाता है उसे 7 साल की जेल या फिर 15 मिलियन वोन का जुर्माना देना पड़ता है। ये सुनकर हाउसकीपर जोर जोर से चिल्लाती है और चेमिन को गालियां देते हुए कहती है कि वो झूठ नहीं बोल रही है, दरिंदा उसे मारता है। तभी यून बताता है कि कानून के मुताबिक कोई भी इंसान जो सबके सामने किसी की बेइज्जती करता है उसे 1 साल की जेल और 2 मिलियन का जुर्माना देना पड़ता है। अब इसमें बेइज्जती भी जुड़ गई है तो ठीक है, फिर कोर्ट में मिलते हैं। और वो उठकर जाने लगता है, पर हाउसकीपर उसे रोकते हुए पूछती है, आप लोग चाहते क्या है? यून कहता है, अपनी हद में रहिए, अगर फिर से हद पार की तो मेरे क्लाइंट को धमकी देने और ब्लैकमेल करने के इल्जाम में जेल भेज दूंगा। अब वो उसके सामने कुछ डॉक्यूमेंट्स रखता है और हाउसकीपर पूछती है ये क्या है, तो बताता है कि एफिडेविट है, झूठी शिकायतें ना करने का वादा है और बच्चे के साथ मारपीट का इल्जाम लगाकर केस करने या फिर पैसे ना मांगने का वादा है। इसमें अगर ऐसा कुछ किया तो उससे होने वाले नुकसान का पूरा 3 गुना पैसा भरना पड़ेगा। अब इसे पढ़ो और अंगूठा लगाओ। हाउसकीपर उस पे अंगूठा लगा के रोने लग जाती है। मीटिंग रूम से निकलते ही चेमिन कहता है, कमाल कर दिया तुमने, चुटकियों में सब सही कर दिया। वैसे मेरे पास और भी ऐसे मामले हैं, तो अगले हफ्ते मिलकर बात करते हैं। यून कहता है, क्यों नहीं, और चेमिन बाय बोल के निकल जाता है। यून भी अपने ऑफिस की तरफ जाने लगता है और होमिन उसे बात करने की कोशिश करती है, पर ली जिन उसे रोक लेता है। रात में होमिन यून को ऑफिस से निकलते हुए देखती है, उससे रहा नहीं जाता और यून के पास जाकर कहती है कि आपने खुद कहा था कि हाउसकीपर के पुराने जुर्मों के आधार पर कोई फैसला ना करूं, तो फिर आपने ऐसा क्यों किया? यून चुपचाप खड़ा उसे देखता रहता है। उसकी आंखों से आंसू बस निकलने ही वाले थे और वो कहती है, कुछ तो बोलिए, कम से कम कोई बहाना ही बना दीजिए। यून कहता है, क्यों बनाऊं, और चुपचाप लिफ्ट में जाकर खड़ा हो जाता है। होमिन लिफ्ट का दरवाजा बंद होने से पहले ही पकड़ लेती है और कहती है, चेमिन की रिपोर्ट मैं करूंगी। यून कहता है, क्या होगा इससे? वो इतना सातिर है कि घर पे डॉक्टर तक ले आया और हाउसकीपर को फंसाकर निकाल दिया। कोमो फंड का ज्यादातर पैसा सबसे ताकतवर लोगों की जेब से आया है और वो ही उनका पैसा वाइट करता है। एक छोटे से मारपीट के मामले में उसे जेल नहीं जाने देंगे और मान लो अगर हमने उसे जेल भेज भी दिया तो वापस आने के बाद वो उस बच्ची को छोड़ेगा? इतने में लिफ्ट का दरवाजा बंद हो जाता है और होमिन वहीं पर खड़ी रहती है। कुछ देर बाद यून वापस आकर कहता है, गुस्सा तुम पर नहीं था मिस कांगोमिन, तुमसे कल आकर मिलता हूँ। अगले दिन होमिन जब ऑफिस आई तो काफी खुश थी। तभी वो देखती है कि अटर्नी यून जल्दी से अपने ऑफिस की तरफ जा रहे हैं। कुछ देर बाद एक लेडी और एक आदमी उनसे मिलने आते हैं जो कुछ डॉक्यूमेंट्स देते हैं और तभी यून ने अपने ऑफिस के प्राइवेसी ग्लास को ब्लर कर दिया। होमिन ये देखकर चौंक जाती है। पूरा दिन ऐसे ही चलता रहा। रात हो गई पर यून अपने ऑफिस से बाहर नहीं आता। होमिन भी ढीठ बनकर वहीं बैठी रहती है और फिर सोचती है कि आखिर वो इतना किस काम में बिजी है। अगले दिन भी बिल्कुल ऐसा ही चलता रहा। लोग उनसे मिलने आते ही रहे। फिर परेशान होकर वो सेक्रेटरी सीओ से पूछती है कि ये लोग है कौन, और वो बताती है कि शायद वो लोग फाइनेंशियल एडवाइजर है। आज भी वो रात में देरी तक यून के बाहर आने का वेट करती है पर वो बाहर नहीं आता। अगले दिन जब वो ऑफिस आती है तो देखती है कि यून का ऑफिस बंद है। तो सीओ से पूछती है, अटर्नी यून कहाँ पर है? सीओ बताती है कि उन्होंने कहा था कि कुछ दिनों के लिए बाहर जा रहे हैं। अब वो रात में खाना भी ठीक से नहीं खाती और खोई खोई सी रहती है। यून पूछती है, क्या हुआ तुझे? तो बताने लगती है कि अटर्नी यून कुछ दिनों से गायब है। क्या लगता है कोई गड़बड़ है क्या? कुछ दिन पहले मेरी और उनकी किसी बात पर कहा सुनी हो गई थी। हो सकता है उसी बात को अपने दिल पर लगा बैठे हो। ये सुनकर सियोल हंसते हुए कहती है, क्या कुछ भी बोल रही है? अब तेरे कुछ कहने से वो ऑफिस आना थोड़ी छोड़ देंगे। आगे रात में होमिन सो भी नहीं पाती है तो उठकर तैयार होकर ऑफिस पहुंच जाती है। यून के ऑफिस में झांक कर देखती है और दरवाजा खोलकर अंदर चली आती है। यहाँ पर भी यून नहीं होता तो उसकी चेयर पे जाके बैठ जाती है, पर उसे पता ही नहीं चलता कि कब उसे नींद आ गई। सुबह यून आकर देखता है कि होमिन उसकी चेयर पर सो रही है। वो उसे आवाज लगाता है तो अचानक से खड़ी होकर सवाल पे सवाल करती है कि आप कहाँ थे? यून कहता है, बाहर जाने से पहले अपने जूनियर को बताकर जाना जरूरी है क्या? तो नाम में जवाब देते हुए कहती है, ठीक है मैं जाती हूँ। तभी यून उसे रुकाकर अपनी रुमाल देता है और आंखें साफ करने के लिए कहता है। वो अपनी आंखें साफ करती है और रुमाल वापस यून को देती है पर वो नहीं लेता और कहता है, अब तुम जाओ। होमिन के जाते ही यून कुछ सोच रहा था और तभी उसके पास चेमिन का कॉल आता है। चेमिन बताता है कि वो बुरी तरीके से फंस गया है। उसकी बेटी बाहर चली गई थी और किसी ने पुलिस में कंप्लेन कर दी। अब पुलिस उसके दरवाजे पे खड़ी है जो शायद उसकी बेटी को देखने आई है, पर वो नहीं चाहता इस हालत में वो लोग उसकी बेटी को देखे। यून पूछता है, तुमने उसको मारा? और चेमिन कहता है, जानते हो तो क्यों पूछ रहे हो? तुमने पिछली बार तो अपनी आंखों से देखा ही था, मगर सब कुछ जानते हुए नजरअंदाज किया अपने फायदे के लिए। यून पूछता है, उसकी हालत कैसी है? तो कहता है, अच्छी नहीं है। यून कहता है, मैं पहुंच रहा हूँ, और जल्दी से ऑफिस से निकलकर सीओ के पास आता है और ड्राइवर के बारे में पूछता है तो सीओ बताती है कि ड्राइवर तो अपनी बहन को लेकर अस्पताल गया है, उसने कहा था आपको बता दिया है। तभी होमिन बताती है कि उसे ड्राइविंग आती है। जल्दी से दोनों चेमिन के घर पहुंचते हैं। यून कहता है, तुम कार में ही रुकना, और खुद दौड़कर चेमिन के घर में जाता है, पर यहाँ तो कोई भी पुलिस नहीं थी। यून पूछता है, पुलिस कहाँ पे है? तो चेमिन कहता है, वो तो चली गई। 2-3 बार बेल बजाई थी पर मैंने दरवाजा नहीं खोला तो खुद ही चली गई, तो मैं खामखा ही परेशान कर दिया। यून कहता है, सबूत मिटाने होंगे, पुलिस वापस भी आ सकती है। मैंने डॉक्टर का इंतजाम किया है, ठीक होते ही बच्ची को वापस घर भेज दूंगा। चेमिन कहता है, तुम सच में कमाल हो, बच्ची ऊपर
रहा है, ले जाओ उसे। यून ऊपर जाके रूम में देखता है तो बच्ची उसे अलमारी से मिलती है। वो बेचारी काफी डरी सहमी रो रही थी। यून कहता है डरो मत बच्चे, मेरे साथ आओ, यहाँ से चलते हैं। ये सुनकर बच्ची उसका हाथ थाम लेती है। वो उसे नीचे लेकर आता है, पर जाने से पहले चेमिन उसे रुकाकर बच्ची पर चिल्लाते हुए कहता है अंकल की बात मानना, उन्हें परेशान मत करना। यून कहता है सब निपटने के बाद कॉल करता हूँ, और गेट से बाहर आते ही बच्ची को गोद में लेकर कार की ओर बढ़ता है। बच्ची बेहोश हो गई थी। होमिन कार का दरवाजा खोलती है और वो भी उसकी हालत देखकर सहम गई थी। दोनों जल्दी से हॉस्पिटल पहुंचते हैं। डॉक्टर उसको चेक करने के बाद कहता है सर्जरी की तैयारी करो। यून पूछता है क्या हुआ, तो डॉक्टर बताता है कि शायद इंटरनल ब्लीडिंग हुई है। दोनों ओटी के बाहर बैठकर वेट करते हैं। यून अंदर ही अंदर गुस्से में तप गया था। 1 घंटे बाद जब डॉक्टर दरवाजा खोलता है तो दोनों दौड़कर उसके पास जाते हैं। डॉक्टर बताता है कि ब्लीडिंग तो रुक गई है, पर लाने में थोड़ी देर हो जाती तो मुश्किल था। तभी यहाँ पर वो हाउसकीपर भी चली आती है और रोते हुए कहती है मैंने तो पहले ही कहा था। होमिन पूछती है आप यहाँ पर कैसे, तो बताती है कि वकील साहब ने कॉल करके बुलाया है। होमिन चौंकते हुए पूछती है कि अटर्नी यून ने, तो बताती है कि उस दिन जब उसने पेपर साइन किया था तो यून उससे मिलने घर पे आए थे और बताया कि बच्ची की जान को खतरा हो सकता है, तुम्हें चेमिन से दूर रहना होगा, और चेमिन के बारे में कई सवाल भी पूछे थे। तभी होमिन देखती है कि यून यहाँ पर नहीं है और दौड़कर बाहर जाती है तो यून टैक्सी लेकर कहीं जा रहा था। होमिन भी दूसरी टैक्सी पकड़कर उसका पीछा करती है। यून चेमिन के घर पे जाके बेल बजाता है। जैसे ही वो दरवाजा खोलता है उसे बुरी तरीके से मारने लग जाता है। उसे मार मार के उसे अधमरा बना देता है और अब उसे खत्म करने ही वाला होता है कि होमिन आकर उसे रोकती है, पर वो उसे भी धक्का मार के गिरा देता है। तभी यहाँ पर एक अनजान आदमी आकर कहता है बहुत हुआ, और यून रुक जाता है। चेमिन उस आदमी के पास जाता है और कहता है तुम यहाँ पर कैसे, और यून की तरफ हंसते हुए कहता है तुम इसे नहीं जानते, ये कौन है, अब तुम नहीं बचोगे। पर तभी उसके आदमी चेमिन को ही पकड़कर ले जाते हैं। वो अनजान आदमी कहता है तुम तो उसकी जान ही निकाल देते, मुझे तो लगा तुम अपने हाथ उसके खून से नहीं रंगना चाहते, इसीलिए मुझे बुलाया। यून कहता है अपना वादा याद रखना, और वो आदमी यून को भी उसका वादा याद रखने के लिए कहता है। कहानी फ्लैशबैक में जाती है और हमें दिखाया जाता है कि आखिर हुआ क्या था। दरअसल ये आदमी शहर का एक्स गुंडा तेसोंग है जो सालों से चेमिन के कोमो फंड का इन्वेस्टर भी है। यून ने छानबीन करके पता लगाया और तेसोंग को बताया कि चेमिन ने उसके साथ धोखा किया और पैसों की चोरी की है, जिसके बाद दोनों के बीच डील हुई। यून ने उसे बच्ची के बारे में बताया और कहा उस बच्ची के लिए इंसाफ चाहिए, उसके बाद मैं पैसों को ढूंढने में तुम्हारी मदद करूंगा। कहानी प्रेजेंट में आती है और वही सीन दिखाया जाता है जो एपिसोड की शुरुआत में दिखाया गया था, जिसके बाद यून और होमिन दोनों अस्पताल में उस बच्ची को देखने चले आते हैं। यून उसे देखकर रोने लग जाता है और दोनों वार्ड के बाहर आकर बैठ जाते हैं। यून कहता है इतना घटिया आदमी बाप कैसे बन सकता है, काश के इनयोंग मेरी बेटी होती। होमिन कहती है समझ सकती हूँ, मुझे लगता है आप एक बहुत अच्छे पिता होंगे, वैसे आपका बच्चा कितने साल का है। यून हैरानी से उसकी तरफ देखते हुए कहता है मेरा कोई बच्चा नहीं है। तो होमिन पूछती है पर आप तो हर फ्राइडे अपने बच्चे से मिलने जाते हैं ना, और यून बताता है कि वो अपनी एक्स वाइफ के साथ एक डॉग की देखभाल कर रहा है। अब यून उसे घर जाने के लिए कहता है और खुद यहीं पे रुक जाता है। वहीं इधर चेमिन के साथ भी वही किया जाता है जो उसने बच्ची के साथ किया था। पहले उसकी खूब कुटाई करते, फिर डॉक्टर से इलाज करवाते। इनयोंग भी पूरी तरह ठीक हो गई थी और जो फीस चेमिन ने दी थी वो इनयोंग के अकाउंट में डाल दी गई। वहीं अटर्नी यून ने तेसोंग से किया वादा पूरा किया और चेमिन का चुराया पैसा ढूंढ निकाला। मौके का फायदा उठाकर बाकी इन्वेस्टर भी मुकदमा करने आ गए और चेमिन दिवालिया हो गया। चेमिन को गबन और धोखाधड़ी के इल्जाम में जेल भेज दिया गया। इनयोंग की कस्टडी उसकी माँ को दे दी गई, जिसने चेमिन की मारपीट से तंग आके तलाक लिया था। पिछले 4-5 दिनों में बहुत कुछ हो गया था और अब सारा मामला निपट जाने के बाद होमिन वापस आती है। तभी लीजिन आके उसे गुड मॉर्निंग कहता है। होमिन ये आवाज सुनते ही खुशी के मारे काफी एक्साइटेड हो जाती है। लीजिन कहता है मुझे देखकर इतनी खुशी, हमारे बिना बोर हो गई थी क्या। तभी हेयोन, चोई और ओसांग भी चले आते हैं। होमिन इन सबको देखकर इतनी खुश होती है कि हेयोन कहता है तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना, बुखार बुखार तो नहीं हो गया। बाद में बाकी सबसे कहता है मुझे लगता है हमें इसी ट्रिप पर जाते रहना चाहिए, कम से कम होमिन तो खुश रहेगी। आगे जब होमिन यून के ऑफिस में जाती है तो खोई खोई सी रहती है। यून उसे कुछ बोल रहा था पर उसका ध्यान कहीं और ही था। यून कहता है क्या हुआ, चेहरा लाल क्यों है, बारिश में भीगने से बुखार हो गया क्या। तो कहती है नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, और चेहरा छुपा के भाग जाती है। वॉशरूम में आके खुद से ही कहती है सच में जुकाम हुआ है क्या, और फिर घास घास के चेक भी करती है। वहीं इधर अटर्नी यून के पास किसी का कॉल आता है और होमिन अपने ऑफिस की तरफ जाते हुए देखती है कि वो जल्दी में कहीं पे जा रहे हैं। वो आवाज भी लगाती है पर यून कहता है बाद में। होमिन सोचती है इतना क्या जरूरी काम हो गया। वहीं इधर यून डॉग केयर में जाता है और वोंजू से पूछता है इसे क्या हुआ, तो कहता है कि कुछ नहीं बस पेट खराब हो गया। वो हे से चिल्लाता है और डॉक्टर उससे बताती है कि उसे इंजेक्शन लगाया है, कुछ देर में ठीक हो जाएगा। यून वोंजू को लेकर साइड में आता है और पूछता है तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है। दरअसल वोंजू उसकी बीवी का हस्बैंड था और कमाल की बात तो ये थी कि वो यून के स्कूल का दोस्त भी था। यून कहता है तुम्हें शर्म नहीं आती अपने दोस्त की एक्स वाइफ से शादी करके। वोंजू कहता है तेरे डिवोर्स के 2 साल बाद में योना से मिला हूँ तो इसमें शर्म कैसी। यह दोनों झगड़ रहे होते हैं कि तभी योना आकर इन्हें चुप कराती है। वोंजू यहाँ से चला जाता है और यून देखता है कि योना प्रेग्नेंट है। यह देखकर उसका दिल टूट जाता है और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।